इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी की गणित ने सपा के अंक गणित को बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। तभी तो बीएसपी की 5वीं लिस्ट ने सपा की टेंशन बढ़ा दी है। मैनपुरी से लेकर बदायूं और जौनपुर से लेकर सुल्तानपुर तक जिस तरह से बहन जी ने अपने पत्ते बिछाने का काम किया है, उससे ये साफ है कि बसपा सुप्रीमो बीएसपी की सीटों में कितनी बढ़ोतरी करेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर समाजवादी पार्टी के रास्ते में रोड़े अटकाना तय है। अब देखना यह है कि बसपा की इस रणनीति से जिन सीटों पर अब तक मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच देखा जा रहा था, वहीं त्रिकोणीय मुकाबले से किससे नफा और किससे नुकसान होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आज बात होगी यूपी में हाथी की चाल की, लेकिन इससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। जैसा कि हम सभी हाथी के स्वभाव से वाकिफ हैं, वो अपनी मस्ती में धीरे धीरे चलता है और अगर उसके रास्ते में कोई आता है तो वो उसे तहस नहस भी कर देता है। तो ऐसा ही कुछ यूपी की सियासत में भी दिखाई दे रहा है। दरअसल यूपी की राजनीति में अहम रोल निभाने वाली राजनीतिक पार्टी बीएसपी, जिसका कि चुनावी निशान हाथी है, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। साथ ही तमाम राजनीतिक दलों की टेंशन भी बढ़ा रही है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीएसपी मुखिया मायावती की हर चाल का सबसे ज्यादा असर समाजवादी पार्टी पर पड़ सकता है। भले ही यूपी में बीएसपी एक भी सीट न जीते, लेकिन जिस तरह से महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, उससे सपा के वोट बैंक पर काफी असर पड़ सकता है। फिर चाहे वो गाजीपुर हो या फिर वाराणसी, तो वहीं ताजा फैसला बीएसपी सुप्रीमो ने सपा परिवार की 2 सीटों पर किया है। सभी जानते हैं कि मैनपुरी और बदायूं को सपा का गढ़ माना जाता है। इन दोनों सीटों पर बीएसपी ने बड़ा दांव खेला है। जहां मैनपुरी में उम्मीदवार बदल दिया, तो दूसरी ओर आजमगढ़ के उपचुनाव में गुड्डू जमाली मॉडल से सपा को चारों खाने चित्त करने के बाद बदायूं में मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर अखिलेश की चिंता बढ़ा दी है। माना जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश का है, क्योंकि अखिलेश लगातार पीडीए यानी कि पिछड़ा। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ाने का काम बसपा की 5वीं लिस्ट करती हुई नजर आ रही है, साफ तौर पर माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के अलग अलग सीटों पर उतारे गए उम्मीदवारों से समाजवादी पार्टी के खेमे में टेंशन बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की लड़ाई माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से बीएसपी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों में फेरबदल कर और अलग अलग समीकरण के आधार पर प्रत्याशी उतार कर यह तय कर दिया है कि अब कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ नीरज दीक्षित जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा पिंटू तोमर जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अशोक तिवारी जी, आपके पास ही आएंगे। माना यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की लिस्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी का अंक गणित बदलता और बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। कई सीटों पर जहां आपकी मजबूत पकड़ मानी जा रही थी, वहां पर बीएसपी ने मुश्किलें खड़ी करने का काम कर दिया है। देखिए बसपा लड़ाई में नहीं है इस बार। बहुजन समाज पार्टी जितनी निष्क्रिय पार्टी हो गई है जी, जिस तरह से दबाव में काम कर रही है, जनता इसको हल्के में ले रही है। अब इस समय लड़ाई सीधी है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी या इंडिया तिवारी जी, ये नतीजे तो 4 जून को ही पता चलेंगे ना कि किसका कितना वोट शेयर है और कौन कितना लड़ाई में कारगर है। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने जो सवाल किया उसी का जवाब दे रहा हूँ। बसपा के टिकट वितरण से समाजवादी की पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता में उसकी कोई पकड़ रह नहीं गई है और जनता अपना वोट खराब नहीं करेगी। जनता कहीं से भी वोट खराब करना चाहती नहीं है।
जनता हर हालत में भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहती है। और भाजपा को सत्ता बाहर करने का एक ही तरीका है कि राष्ट्रीय गठबंधन, इंडिया गठबंधन को वोट दिया जाए, समाजवादी पार्टी को जिताया जाए और भारी बहुमत से जिताया जाए। और सवाल इस बात का है, यहाँ तक मैनपुरी की बात कर रही हैं, मैनपुरी में हम जीते हुए हैं, हम जीत चुके हैं। अच्छा, चुनाव का पर्चा दाखिल होता है और चुनाव जीत जाते हैं हम। सवाल इस बात का है कितने अंतर से जीतेंगे, कितने भारी भरकम वोटों जीतेंगे, इसे आपको देखना है। सच्चाई ये है, बताएं हम जीते हुए हैं। तो ऐसी सीटों पर बात करने का सवाल ही नहीं उठता है जहां पर हम पहले चुनाव जीते हुए हैं। जी, और सवाल इस बात का है कि किसान और नौजवान ये दोनों सर पे पगड़ी बांध के उतर चुके हैं भाजपा को हराने के लिए। नहीं, लेकिन बदायूं में जिस तरह से आदित्य यादव को आप मैदान में लेकर आए हैं, आपको लग रहा था कि आपकी पूरी पक्की सीट है यहाँ पर, तभी शिवपाल, पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल यादव और उसके बाद आदित्य यादव। लेकिन जो मुस्लिम आपका वोट बैंक हुआ करता था और जो आपके साथ है, क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम खान के सामने आने से कुछ तो बटेगा? अरे जो भी वोट बैंक है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सारे आपस में भाई भाई हैं। ये सारे वोट, नौजवानों के वोट, किसानों के वोट और जो है महिलाओं के वोट, आधी आबादी के वोट, पिछड़ों दलितों के वोट, ये सारे के सारे वोट समाजवादी पार्टी के हैं। ठीक है, चुनाव से पहले बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हमने उतारा है आदित्य यादव को, जो चुनाव जीते हुए हैं। तो इस बात का है, सवाल अब पच नहीं रहा है। भाजपा बौखलाई हुई है, भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक गई है। भाजपा को किसान वोट नहीं दे रहे हैं, नौजवान वोट नहीं दे रहे हैं, भाजपा को अल्पसंख्यक वोट नहीं दे रहे हैं, भाजपा को पिछड़े वोट नहीं दे रहे हैं, दलित वोट नहीं दे रहे हैं। भाजपा बैकफुट पर है इस समय। जी, ठीक है अशोक तिवारी जी, चुनाव से पहले आप सभी को अपना वोट बैंक जरूर बता रहे हैं, लेकिन अब 19 अप्रैल को पहले फेज के जो चुनाव होते हैं और उसके बाद जो नतीजे आते हैं उसके बाद पता चलेगा कि कितने आपके वोट की श्रेणी में हैं और कौन छिटकने का प्रयास बसपा के द्वारा जिस तरह से किया जा रहा है कितने छिटकते हैं। नीरज जी क्या लगता है आपको? नीरज जी क्या लगता है आपको, मायावती के द्वारा जिस तरह से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, अशोक तिवारी जी कह रहे हैं सपा पर कोई असर इसका नहीं दिखाई देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बाद जो है ये चुनाव उसी दिन जीत गए थे जब ये सारे सत्ताधारी एक मंच में खड़े होकर एक दूसरे का हाथ ऊपर करके खड़े थे। पार्टी ने, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जीत उसी से मान ली थी। जैसे कहा जाता है ना कि सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए तो समझ में आता है कि देश का नेतृत्व किस तरफ चलने वाला है। तो मोदी जी जिस प्रकार से कह रहे हैं अपनी रैलियों में कि अभी तक तो आपने ट्रेलर देखा है, अभी भविष्यवाणी तो मैंने ऐसी कर रखी है, भारत के जितने भ्रष्टाचारी वो सारे जेल के अंदर होंगे, जितने आपको आज दिख रहे हैं ना तो सारे दिन जेल में होंगे। और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि सत्ता में आने के लिए इनका बहुत जरूरी है। अगर सत्ता में नहीं आएंगे तो इनका जो भविष्य है, इनके जो परिवार का भविष्य है, देश का नहीं, इनके परिवार का जो परिवारवादी। जी नीरज जी, आपसे अनुरोध करूंगी फोन अपने नजदीक रखें आप। और दूसरी बात, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि बसपा के उम्मीदवारों की लिस्ट से सपा को कितना नुकसान पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपके लिए ये फायदे का सौदा जरूर है, क्योंकि आपको उम्मीदवारों के सामने आने से और जिस तरह से मुकाबला बदलेगा, समीकरण बदलेगा, आपको फायदा होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बताया ना, उसी दिन चुनाव जीत गए थे जिस दिन मोदी जी ने अपनी रैलियां करनी शुरू की और उन्होंने बोला कि मैं देश को तीसरी अर्थव्यवस्था पे लाके खड़ा कर दूंगा। हमारा देश तीसरी अर्थव्यवस्था में होगा पूरी दुनिया के अंदर। और मैं जो विजन लेकर के चल रहा हूँ वो 2047 का लेकर चल रहा हूँ, 2029 का नहीं। तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि कितनी दूर की है। ये लोग आज का अपना सोच रहे कि किस प्रकार से अपने परिवार को बचा लिया जाए, किस प्रकार से हम भ्रष्टाचार जो हमने किया उनको छुपा लिया जाए। परंतु जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी 2047 का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, जनता उनके विजन को समझती है और आने वाले समय में उनको वोट देने को तैयार है। बस चुनाव का इंतजार है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन उनको भारतीय जनता पार्टी के
बटन को दबाने का मौका मिलेगा। नहीं वो ठीक है नीरज जी, लेकिन 2014 और 19 की लहर में भी जब आप बात कर रहे हैं, आप 400 पार की आप बात कर रहे हैं, मैनपुरी की सीट हो गई, कुछ सीटें हो गई जो समाजवादी पार्टी की अपनी सीटें थी, भले ही 5 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी, 10 बीएसपी को मिली थी, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है मैनपुरी में अभी भी डिंपल यादव का वर्चस्व माना जा रहा है और मुलायम सिंह जी के ना रहने के बाद माना यह जा रहा है कि वो सीट वैसे भी समाजवादी पार्टी के खाते में ही जानी है। देखिए, मैंने आपको बताया ना, जिस प्रकार से मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास और सबके साथ के साथ आगे बढ़े हैं, उस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कार्य कर रहे हैं। लोगों के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की 80 की 80 सीटें यूपी की जीत करके आएंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से सभी भ्रष्टाचारियों पे, सभी गुंडों पे प्रहार कर रहे हैं, जनता उनके कार्य से खुश है। तभी तो ये बौखला करके किसी को दीदी, किसी को बुआ, किसी को मौसी, किसी को कुछ बनाए फिर रहे हैं। उसका कारण ही यही है ना, क्योंकि को समझ में आ गया कि चुनाव किसी प्रकार से जीतो, नहीं तो आने वाला समय परिवार के लिए और खतरनाक हो जाएगा। देखिए, हम ऐसा नहीं मानते कि बीएसपी ने अगर अपना कैंडिडेट उतार दिया है तो हमें फायदा होगा। हमारा फायदा उसी दिन हुआ था जिसमें मोदी जी के कार्य यूपी की जनता को डायरेक्ट मिलने शुरू हुए थे। उनको घर, पक्के मकान मिलने शुरू हुए, सरकारने के लिए पैसे मिलने शुरू हो गए, डायरेक्ट हर घर जल योजना पहुंच गई, हर बच्चियों के लिए जितनी योजनाएं थी वो घर घर चली गई। तो उसी दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी थी वो जीत गई थी चुनाव। आज बस एक जो कहते हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है, उस चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी के लोग मोहर लगाने को तैयार बैठे हैं। चलिए, आप अपना दावा कर रहे हैं, अशोक तिवारी जी अपना दावा करते हुए नजर आए, पिंटू तोमर जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। पिंटू तोमर जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तीनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी हैं और कई जगह समीकरण बनते बिगड़ते भी देखे जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि बसपा के चुनावी मैदान में सामने आने से किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा? जी देखिए, बिल्कुल, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था तो चुनावी रैली के दौरान डिंपल ने मायावती के पैर छुए थे। ये भारतीय संस्कृति है कि हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन आज जो 5वीं लिस्ट घोषणा की है मायावती ने, उससे निश्चित सी बात है कि डिंपल के लिए मैनपुरी में परेशानी बड़ी होगी। इसके बाद जो बसपा और कांग्रेस है वो निश्चित रूप से सपा और कांग्रेस जो है वो बसपा के हमलावर होंगे और बीजेपी की बी टीम बताएंगे, जिस तरीके से एआईएमआईएम को बताते हैं। लेकिन अगर कई सीट हम देखें, जैसे जौनपुर, जहां श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने शंकर सिंह को दिया है, तो वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन रही है। मेरठ सीट अगर हम आ जाए देखें तो वहां जिस तरीके से सुनीता वर्मा को टिकट दिया है बहुजन समाज पार्टी ने, तो वो भी एक परेशानी का सबब भारतीय जनता पार्टी के लिए बन रहा है। साथ ही मायावती अब सीधे हमले कर रही है। मायावती ने माजिद अली को कांग्रेस से सहारनपुर से बसपा का टिकट दिया। उसके बाद जब सपा और कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद का टिकट हुआ, मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि मैं जिस मुस्लिम को टिकट दे रही हूँ उसके साथ एक वर्ग जो हमारा है वो तो जुड़ेगा, आपके साथ कौन सा वर्ग जुड़ेगा। तो साफ संदेश देने का कोशिश कर रही है मायावती की वो ना बीजेपी की बी टीम है ना वो सपा की है। जिस तरीके से 2019 में उन्होंने 10 सीटें जीती थी, कई सीट जो है वो ऐसे त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है जहां बसपा पहले कहीं फाइट में नहीं थी। लेकिन खासतौर से अगर हम मुजफ्फरनगर देखें, जहां तीसरी बार संजीव बालियान जीत का प्रयास कर रहे हैं, हरेंद्र मलिक भी एक मजबूत उम्मीदवार है, वहीं दारा सिंह प्रजापति जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वो मायावती की रैली के बाद चुनाव में आ गए हैं और बेहद कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम सीटों की आपने बात की, गाजियाबाद की सीट को लेकर अगर आपसे जिक्र करना चाहें तो क्या कुछ समीकरण आप देख पा रहे हैं इस समय? जी देखिए, बिल्कुल, वेस्ट यूपी की अगर हम बात करें तो क्षत्रिय समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। ननौता में उन्होंने बड़ी मीटिंग करी है, उसके बाद 7 तारीख से लेकर आज तक 5 मीटिंग कर चुके हैं वेस्ट यूपी में। कल गाजियाबाद लोकसभा के धौलाना में क्षत्रियों की बड़ी मीटिंग है। इसी को लेकर मायावती ने बुलाने की कोशिश की है। गाजियाबाद में उन्होंने राजपूत प्रत्याशी दिया है, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में भी उन्होंने राजपूत प्रत्याशी दिया है, जिससे वो ये चाहती हैं कि जो नाराजगी है प्लस उनका जो कैडर वोट है प्लस मुसलमान उनको मिल जाए, जिससे उनका प्रत्याशी जो है वो फाइट में आ जाए। निश्चित रूप से जिस तरीके से 2019 में बेशक सपा के साथ उनका गठबंधन था लेकिन वो मजबूती से लड़ी थी, इस बार वो अकेले भी उतने ही मजबूत दिख रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ विद्या गौतम जी भी दलित चिंतक जुड़ चुकी हैं। विद्या जी, स्वागत है आपका। जिस तरह से बीएसपी को लेकर हम
लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और खास तरह से उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर जिस तरह से समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? हालांकि आपका पहले ये मानना था कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन अकेले वो लड़ रही हैं और अब पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी हैं। किस तरह से देख रही हैं आप? बिल्कुल मैम, जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि रैलियां भी हो रही हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत सीरियस होकर के पार्टी काम कर रही है। कई नेशनल जो कोऑर्डिनेटर आनंद जी हैं, आनंद जी भी कई जगह सभाएं कर रहे हैं और बहुत दमखम से अपने चुनावी मैदान में हैं। तो ये समीकरण बदलेगा तो जरूर, क्योंकि हाथी को लोगों ने पहले बहुत एक ऐसा समझा था कि एकदम पार्टी शून्य की तरफ गई है, लेकिन जिस तरह पार्टी के लोग एक्टिव हैं और पार्टी पूरी तरह से पूरे एक अपने एक्शन मोड में है, तो ऐसे में पार्टी बसपा को कम आंकना भी एक तरह से हमको लगता है कि गलतफहमी होगी, क्योंकि बसपा का और सपा का वोट बैंक लगभग एक जैसा ही है और कहीं ना कहीं इन दोनों की टक्कर में मैं ये सोचती हूँ कि कहीं भाजपा को ना फायदा मिले, और भाजपा को अगर इसमें फायदा मिल जा रहा है तो जाहिर सी बात इन दोनों की लड़ाई का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और एक बहुजन समाज के अंदर एक परिपेक्ष आ चुका है कि संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, तो इसको कहीं ना कहीं आघात ना पड़े। तो इसलिए क्योंकि बीएसपी ने कई ऐसी सीटें हैं जहां पे बहुत मजबूत प्रत्याशी उतार दिए जो समीकरण का खेल पूरी तरह बिगाड़ रहे हैं, और कई जगह पे ऐसा है कि जो वो प्रत्याशी जीतने की भी बड़ी अच्छी स्थिति में आए हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि बसपा को आप ये दूसरी अन्य पार्टियां हल्के में लेके चलें। कहीं ना कहीं समाजवादी की मजबूत विपक्ष के रूप में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी भाजपा के बाद नंबर 1 पे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं जनमानस की बात करूं, एक सामाजिक चिंतक की बात करूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बसपा जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी उतनी ही कमजोरी से कहीं ना कहीं सपा को भी नुकसान होगा। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका। अब आप ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि पूर्ण बहुमत किसी को मिलने वाला है उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में। अशोक तिवारी जी, क्या लग रहा है आपको? जिस तरह से विद्या गौतम जी कह रही हैं, जितना अंडररेटेड माना गया था बीएसपी को चुनाव से पहले, उतनी अंडररेटेड अब उसकी स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही। विद्या जी के अपने विचार हो सकते हैं और उनके विचार ठीक है, वो उनके अपने विचार हैं, लेकिन वो ये भी मान रही है कि दोनों की अगर बसपा बढ़ती है, सपा का नुकसान है। ये कॉमन रूप से बसपा का मतदाता जानता है अच्छी तरह से, और इसी कारण बसपा का मतदाता अब बसपा को वोट नहीं दे रहा है। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ है और पूरी तरह साथ में है, क्योंकि वोट कटने का सवाल ही नहीं उठता है, वोट बंटने का सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ भाजपा को हराने की बात है, भाजपा को पूरी ताकत से खदेड़ने की बात है, संविधान को बचाने की बात है, आरक्षण को बचाने की बात है। नहीं, लेकिन अशोक तिवारी जी, आप सवाल का जवाब दे दीजिएगा, लेकिन बसपा के वोट बैंक की अगर आप बात करें तो बसपा का वोट शेयर जो होता है, जो कोर वोट शेयर की हम बात करते हैं, वो पिछले चुनाव में भी 2022 के चुनाव आप छोड़ दीजिए तो 2019 के चुनाव में आपसे कहीं ज्यादा था, और वो एक ऐसा वोट बैंक माना जाता है जो हिलता बहुत कम है। 2024 का चुनाव करो या मरो का चुनाव है। 2024 का चुनाव आरक्षण को बचाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव सामंतों के हाथ से देश को बचाने का चुनाव है। दबे कुचलों को आजाद कराने का चुनाव है। बहुत बड़ा चुनाव है ये, और इसमें दांव पर जनता नहीं जा सकती है। जनता हर दांव लगाएगी, लेकिन भाजपा को हराने के लिए लगाएगी। भाजपा को हराएगी, भाजपा को दूर भगाएगी, आरक्षण को बचाएगी। नीरज जी, जवाब दीजिएगा। बचाएगी, अस्तित्व बचाने का चुनाव है ये सामान्य चुनाव नहीं है 24 का। और 24 चुनाव में भाजपा हारेगी और पूरी तरह से हारेगी। आने वाला समय क्या होने वाला है? आज ये कह रहे हैं दबे कुचलों को उठाने की बात की जा रही है। एक बड़ी अजीब सी विडंबना है। आज इस देश के अंदर आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो पैनलिस्ट बैठे इनको भी पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भी स्कीम, जो भी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, वो सभी वर्ग, सभी समाज के लिए लेकर के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जब स्टेज पर खड़े होते हैं तो बोलते हैं कि ये तो एक वर्ग के लिए स्कीमें हैं, ये दबे कुचले हैं। वो सबकी बातें करते हैं। जब वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं तो उसमें सभी वर्ग, सभी समाज आते हैं। ऐसे बोलने से कि दबे कुचलों को ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, ये सब व्यर्थ की बातें हो चुकी है आज की डेट में। आज सभी लोग आज सभी समाज अपने आप को बराबर का हकदार समझता है, और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी हुआ है। आज से पहले ये ओबीसी आयोग क्या गठन हुआ था? क्या आज तक इस देश के अंदर नहीं हुआ था? ओबीसी आयोग का गठन किसने किया?
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी मूर्ति दिल्ली में जो उद्घाटन हुआ, किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज विश्व स्तर पर अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, किसके कार्यकाल में मनाई जाती है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मनाई जाती है। तो ये देखने की बातें हैं कि समाज में किस प्रकार से मोदी जी किसी की भी जयंती आती हो, ऐसा नहीं है कि केवल आज अम्बेडकर जी की जयंती, वो अभी 14 नवंबर को बाल स्वरूप जो अपने तीनों सिख थे, उन बच्चों की जयंती मनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो सभी को साथ, सभी का विश्वास और सबके प्रयास से ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सभी सर्व समाज आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। राजनीतिक पार्टियां छोटी मोटी अपने आप को लेकर के थोड़ी चिंतित है, क्योंकि परिवार को बचाना है तो कुछ ना कुछ जरूर बोलना है, भारत को दोबारा तोड़ने की बात करनी है। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के वोट को मानते हैं कि आप लोगों के कारण आज जो विश्व में डंका बज रहा है, वो जब आप लोगों ने कमल का फूल जब एनडीए को जिताया था, तो उसी के कारण आज विश्व पटल पर भारतीय जनता। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास में। पिंटू तोमर जी, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से अलग अलग सीटों को लेकर हम बात करें, कई सीटों का आपने जिक्र किया है, गाजीपुर की अगर हम बात में करूं तो जिस तरह का माहौल इस बार गाजीपुर में नजर आ रहा है, 2014 2019 अफजल अंसारी के पक्ष में ही गया था और इस बार भी स्थिति देखी जा रही है, लेकिन फिर भी गाजीपुर से बसपा के प्रत्याशी उमेश कुमार सिंह क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं? कितने वोट उनके झोली में गिर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अफजल अंसारी जिस सीट से जीतते हैं गाजीपुर लोकसभा जो है, वहाँ मुस्लिम ना के बराबर है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बहुमत है और एक तरफा वोट करते हैं। जो उम्मीदवार बसपा ने घोषित किया है उससे निश्चित रूप से इस बार अफजल अंसारी को मदद मिलेगी। इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि क्या मायावती ने अफजल अंसारी की मदद की है, क्योंकि वो पहले भी रह चुके हैं। दूसरी बात आती है, हमारे बहुत सम्मानित सदस्य अशोक जी जो कह रहे थे कि मैनपुरी से डिम्पल जी जीत जाएंगे। बिल्कुल सपा की परंपरागत सीट है मैनपुरी, लेकिन इतिहास गवाह है कि हमारे जो बड़े नाम है वो कई चुनाव हारे हैं। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो अमेठी से राहुल गांधी हारे थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार चुके हैं और कन्नौज से डिम्पल यादव भी चुनाव हार चुकी है। तो कोई भी नेता या पार्टी इस गलतफहमी में रहता है कि ये हमारी परंपरागत सीट है और हम यहाँ जीत जाएंगे। 1950 में या 52 में जब पहली बार चुनाव हुए थे, तो उसके बाद 2019 तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि अमेठी से कोई गांधी परिवार के सदस्य हार जाएगा। कन्नौज की भी लपोलुआ वही बात थी, समाजवादी पार्टी की एक परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद वहां से डिम्पल हारी थी। तो किसी भी पार्टी को प्लस ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ इतने वोट है, हमारी कैडर के वोट है और हम यहाँ से जीत जाएंगे। अशोक जी, क्या कहना है आपका? जी, अब इस पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। ये उनके अपने विचार हैं, अपने विचार कोई भी आदमी कह सकता है। समाजवादी पार्टी अब मैनपुरी पे क्या बात करें? नहीं, लेकिन उन्होंने जो उदाहरण रखे हैं वो तो आपके सामने भी, आपने खुद भी देखा है। वो कुछ भी उदाहरण रखे हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कोई अपने मन से कुछ भी बातें करता रहे। अच्छा, अरे भाई ये सर्वविदित है। अरे लेकिन तिवारी जी, ये अपने मन से की गई बातें कहाँ है? ये तो पिछली बार के चुनाव नतीजे हैं ना। अरे मैं स्पष्ट कह रही हूँ, आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं कह रही हूँ हम जीते हुए हैं। मैनपुरी भारी भारी वोट जीते हुए हैं। कितने वोट जीते हुए हैं गिनते गिनते थक जाएंगे जी। अच्छा पिंटू जी, अभी तो अशोक तिवारी जी टिप्पणी नहीं करना चाहते, इंतजार हम सबको करना पड़ेगा। लेकिन सुल्तानपुर की अगर मैं बात करूं तो मेनका गांधी को लंबी जद्दोजहद के बाद जिस तरह से टिकट तो जरूर मिला है, लेकिन क्या लग रहा है उदय राज वर्मा कुछ मुसीबत खड़ी कर पाएंगे उनके सामने? देखिए, कुछ नाम ऐसे होते हैं, मैं फिर आपसे बताऊंगा। जिस तरीके से भारतीय राजनीति में सोनिया गांधी है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, फिलहाल की जो मैं बात करूं राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, और अब जो कांग्रेस के नए प्रियंका गांधी के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, वो टिकट मांग रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने मांग लिया है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इन लोगों के कुछ अपने पर्सनल वोट होते हैं, मेनका गांधी भी उनमें से है। बाकी जहाँ कोई नेता चुनाव लड़ना शुरू करता है उससे पहले उनके जो प्लस वोट होते हैं वो चलते रहते हैं। अशोक तिवारी की बेशक आज बदायूं की सीट पर, मैनपुरी की सीट पर, वाराणसी की सीट पर जहाँ अतर जयमंगल को किया है मायावती ने घोषणा, उसके जरूर सवाल उठाएंगे, बसपा को बी टीम बताएंगे। लेकिन उनको गाजियाबाद, मेरठ, खासतौर से मेरठ जो कभी बीजेपी हारती नहीं है, बहुत मजबूत तरीके से जीतती है, वहाँ अरुण गोविल जैसा बड़ा नाम दिया है। लेकिन देवव्रत त्यागी की घोषणा होने के बाद जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है सुनीता वर्मा, वो बहुत मजबूत फाइट में आ गई है। तो मानना पड़ेगा कि मायावती इस बार 2019 का प्रदर्शन एक बार दोबारा से, जिस तरीके से उनको 10 सीट मिली थी,
वो चाहती हैं कि एक बार दोबारा से, पिछली बार गठबंधन में थी, इस बार इकलौती हैं, 10 भी नहीं तो उनकी ये चाह जरूर होगी कि वो अधिक से अधिक धमक ला सके, जिससे, क्योंकि मायावती ये जानती है कि फिलहाल प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन 2027 में वो मजबूती से उत्तर प्रदेश में आ सके, हो सकता है दोबारा मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना हो, उसको वो पूरा कर सके। अपने वोट बैंक को हासिल करने का प्रयास वो जरूर करेंगी। विद्या जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरह से कि मैं अभी अशोक जी को भी सुना मैंने और दूसरे सर को भी सुना, अन्य दलों को भी मैं सुन रही हूँ, तो देखिए मैम, इसमें सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि ये लोकतंत्र है, यहाँ सभी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं और प्रयास जब ही सफल होंगे जब तीनों तरह से लड़ाई, जब संगठन भी मजबूत होगा, पार्टी की नीतियां भी बेहतर होंगी और जनता का विश्वास भी होगा, तो सभी अपना अपना प्रयास करें। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीएसपी को लेकर के हम पूरी तरह से ये कह दें कि बीएसपी की वजह से चीजें कुछ लोगों की बनेंगी, कुछ ही बिगड़ेंगी निश्चित रूप से। लेकिन आज हाँ, ये बात जरूर है कि बीएसपी पूरे फॉर्म में चुनाव लड़ रही है और उसके पूरे कार्यकर्ता भी फॉर्म में चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में भी इस बात को लेकर के तकलीफ तो है कि बसपा पूरे तरह से अपने फॉर्म में चुनाव लड़ रही है। हाँ, रही बात बसपा ने गठबंधन नहीं किया, ये बात निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि बी टीम है, सी टीम है, इस तरह की भी सवाल निकल करके आए। लेकिन नीरज जी, फाइनल कमेंट। बीएसपी की स्थिति देख रहे, उसको लेकर के यही लग रहा है कि बीएसपी भी तीसरे मोर्चे की फाइट में बहुत मजबूती के साथ ही चुनाव मैदान में है और इससे दोनों ही दलों को कहीं न कहीं नुकसान और फायदा होगा। एक सामान्य तरीके से पर निश्चित रूप से आप 19 तारीख से देखिएगा, रुझान आने शुरू हो जाएंगे और इसी चैनल पे हमारे अशोक जी एक दिन बैठे होंगे और वो ठीक है। अशोक तिवारी जी, फाइनल कमेंट छोटा सा। किसान, नौजवान, आधी आबादी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सारे के सारे लोग इस समय लामबंद है भाजपा को हराने के लिए और भाजपा का सुपड़ा साथ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। चलिए अशोक तिवारी जी, अभी आप मानने को तैयार नहीं है, फिलहाल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 19 अप्रैल का चुनाव अब बेहद नजदीक है और देखना ही होगा कि जनता किस तरह के समीकरण में किस तरह से वोट करती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, नीरज जी, अशोक जी, विद्या जी और पिंटू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार अलग अलग पार्टियों के द्वारा बनते बिगड़ते समीकरण और खासतौर से बसपा सुप्रीमो के द्वारा चली गई रणनीति के द्वारा कई सीटों पर गणित बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से उनके पार्टी के ऊपर, उनके वोट बैंक पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतरने के बाद किसका गणित बनता है और किसका बिगड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।